नमस्कार। डिकोडर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आज 17 फरवरी भारत माता के ऐसे वीर सपूत का पुण्यतिथि है जिसे शायद कम लोग ही जानते होंगे, क्योंकि यह हमारे इतिहासकारों ने उन्हें उचित स्थान दिया ही नहीं। वे देते भी कैसे? उन्हें कांग्रेस चालीसा से फुर्सत मिलता तब तो वह मां भारती का सच्चा सपूत, जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में इन अंग्रेजों के खिलाफ पहली सशक्त क्रांतिकारी संगठन सेना तैयार किया, जिसका नाम रामोसी था। वह वीर जिसने अपनी क्रांतिकारी संगठनों में विभिन्न जातियों को लोगों को शामिल किया। वहां महाराष्ट्र में कोल, भील, धननगर समुदायों से कई वीरों को लेकर उन्होंने अपनी सेना बनाई। वह सेना फरवरी 1879 में तैयार हुई। संभवतः भारत की यह पहली क्रांतिकारी सेना थी। वह वीर जिस पर अंग्रेजों ने पहली बार किसी क्रांतिकारी को जिंदा या मुर्दा खबर देने वालों को इनाम की घोषणा की। वह वीर जिसने कुछ दिनों तक पुणे पर कब्जा करके रखा था। वह वीर जिसे सशस्त्र क्रांति की पहली ज्वाला था, जिसका नाम सुनकर अंग्रेज थर थर कांपते थे। वह वीर जिसे आदि क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। वह वीर जिसे आधुनिक भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पितामह कहा जाता है। उस वीर का नाम है वासुदेव बलवंत फडके। संपूर्ण आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाने वाले भारत के उग्र राष्ट्रवाद का पितामह इनको कहा जाता है। आज इनका पुण्यतिथि है। हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए इनके कुछ जीवन के अनछुए कहानियों को सुने। वासुदेव बलवंत फडके जी का जन्म महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के श्रीधोन नामक गांव में 4 नवंबर सन 1845 में हुआ था। इनके खानदान पेशवाओं के यहाँ कार्यरत थे, परंतु पेशवाओं की स्थिति डगमगा जाने से इनकी भी पारिवारिक स्थिति डगमगा सी गई थी। वासुदेव बलवंत फडके जी डॉक्टर विल्सन हाई स्कूल में 2 कक्षाएं पास करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया। वह चाहते थे कि वासुदेव किसी दुकान पर 10 रुपये महावर पर नौकरी कर ले, लेकिन वासुदेव नहीं माने, क्योंकि होनी को तो कुछ और मंजूर था। उनका जन्म किसी और काम के लिए हुआ था और वो बोले, अभी और पढ़ूंगा। पिता से पढ़ाई का खर्च न मिलने पर घर छोड़कर मुंबई चले गए। वह 1862 में स्नातक होने वाले बॉम्बे विश्वविद्यालय के शुरुआती स्नातकों में से एक थे। अपनी शिक्षा के बाद उन्होंने मुंबई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज, फिनेंस केमिस्ट, कमिश्नरी परीक्षक कार्यालय जैसे कुछ सरकारी संस्थानों में काम किया। उसके बाद वह पुणे चले गए और सैन्य वित्त कार्यालय में क्लर्क की नौकरी की। वासुदेव बलवंत फडके जी नौकरी के दौरान ही उनकी शादी हो गई, पर 28 वर्ष तक पहुंचते ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्हें परिवार का दबाव, दादाजी और माँ पिताजी के दबाव के कारण उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। जहां पहली पत्नी साधारण थी, वो केवल गहने कपड़ों की इच्छा तक ही उनकी इच्छाएं सीमित थी, वहीं दूसरी पत्नी एक साधक योग्य पत्नी थी। वो बलवंत फडके जी के साथ घुड़सवारी करती, शस्त्र चलाने की शिक्षा लिया। इन्होंने बहुत सारा कार्य किया। मां की बीमारी और मृत्यु के बाद किसी भी समय में छुट्टी न मिलने के कारण
वासुदेव बलवंत फड़के जी को अंग्रेजी शासन से घृणा सी होने लगी। वैसे भी 1857 के विद्रोह के समय जब वो केवल 12 साल के थे तो उनके दादाजी ने उस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा किए गए घिनौने कार्य को हमेशा सुनाते थे। इस विद्रोह का बदला अंग्रेजों ने जिस प्रकार लिया था वह तब भी उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि सैकड़ों लोगों को पेड़ पर लटकाकर फांसियां दी गई थी। ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, इन्हें इतिहास में कभी लिखा ही नहीं जा सकेगा। इन यातनाओं के विरोध का बीज उनके दिमाग में था और धीरे धीरे वो पल्लवित होने लगा था। वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश शासन में किसानों की दुर्दशा से बहुत प्रभावित थे। 1876-77 में महाराष्ट्र में अकाल के दौरान उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया और विनाश और लोगों की स्थितियों के प्रति फिरंगियों की उदासीनता देखकर उनके प्रति इनके अंदर एक घृणा सी बैठ गई। तब उन्होंने निर्णय लिया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना है। इस प्रकार वह राजनीतिक नेताओं के द्वारा इस मुद्दे को उठाने से बहुत पहले ही स्वराज के पहले समर्थकों में से एक थे। इसीलिए उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के स्वराज का पितामह कहा जाता है। उन्होंने एमजी रानाडे के व्याख्यानों में भाग लिया और समझा कि कैसे ब्रिटिश नीतियां भारतीय आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद कर रही हैं। फड़के ने लक्ष्मण इंद्रापुर और बामन भावे के साथ मिलकर 1860 में पूना नेटिव इंस्टीट्यूट का शुरू किया, जो बाद में इसका नाम बदलकर महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी कर दिया गया। यह सोसाइटी आज भी कई स्कूल और कॉलेज चलाती हैं। सोचिए, 1876 के आसपास 1860 में एक स्वतंत्रता संग्राम का नायक वासुदेव बलवंत फड़के का सोच को समझिए। वह एक स्कूल कॉलेज को स्थापना करते हैं जहां स्वदेशी जागरण और देश के प्रति भावना, श्रद्धा की शिक्षा दी जाती है, वेदों की शिक्षा दी जाती है। 1860 में कितनी बड़ी सोच होगी उस आदमी की, नमन करते हैं हम। महाराष्ट्र के महान नेता जस्टिस रानाडे के भाषणों को सुनकर उन्हें लगा कि मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए और अंग्रेजों के बढ़ते अधिकार और भारतीयों की बढ़ती गुलामी मानसिकता को देखकर उनके अंदर एक क्रांति की चिंगारी जो पहले से थी वो भड़क कर शोला बनने लगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जब वो अपनी नौकरी काल से ही देख रहे थे, पर अभी वो समय नहीं आया था क्योंकि चेतना अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी। अंततः फड़के ने सोचा कि अब व्याख्यान देते हैं, लोगों के सामने जाकर अपनी कलम के माध्यम से अपनी भावना को लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन बाद में कई जगह का दौरा करने लगे। पहले तो वो पूना में ही करते थे, बाद में आसपास के इलाकों में भी जाकर वह अपनी बात भाषणों के माध्यम से लोगों के सामने रखने लगे। परंतु भारतीय जनता की मानसिकता की गुलामी का बीज भाषणों से नहीं निकल सकते थे। उन्हें समझ में आने लगा था नहीं अंग्रेजों को भारत से निकाल सकते हैं। लोग उनकी बातों को तो सुन लेते थे, लेकिन सहायता देने की जब बात आती थी तो कहते थे आप कहते तो ठीक हो, लेकिन सहायता देने की बात कहां तक उचित है। मैं आपकी बात से सहमत हूं वासुदेव, पर हम मुट्ठी भर लोग किस तरह से अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। यही नहीं, कुछ व्यक्तियों ने उनसे यहां तक कह दिया कि यह ईश्वर की कृपा है कि आज अंग्रेज हमारे यहां आए हैं तो हमने अपना जीवन शैली बदल लिया है, जीना सीख लिया है। बताइए गुलामी की मानसिकता किस तरह की बैठी हुई थी। इस तरह की धारणाओं से लड़ते हुए फड़के साहब बहुत निराश हो जाते थे। अंत में उन्होंने सोचा कि अब मध्यम वर्गीय परिवार को समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। वो वहीं पास में पूना से कुछ दूरी पे बाहर में, पूना शहर के बाहर वनवासी लोग रहते थे और इनके कुछ अपने मित्र भी थे। सभी जाके वहां एक संगठन बनाते हैं जिसमें वनवासी लोगों ने
बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और फिर जब संगठन बनती है, जब सेना तैयार होता है, तो धन कहाँ से आए? धन की जरूरत थी। बंदूक कहाँ से आएगा? गोला बारूद कहाँ से आएंगे? घोड़े कहाँ से आएंगे? इन सब के लिए धन की जरूरत थी। फिर धन को उजागर करने के लिए सबने मिलकर डकैती डालने की योजना बनाई। और डकैती भी वैसे जगह करनी है, गरोह और साहूकारों के यहाँ डकैती। और साहूकारों के यहाँ डकैती किया जाता था और वहां उनकी पोथी को जला दिया जाता था। पोथी मतलब जो साहूकार होते थे, जो लोगों को, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को जमीन गिरवी रख लेते थे, अंगूठा लगा लेते थे, कुछ लेते देते थे, कुछ और, वो सारा खत्म कर दिया जा रहा था। और लूट के कार्यक्रम और डकैतियों में यह था कि किसी भी औरत के शरीर से जेवर नहीं उतारा जाएगा, किसी भी औरत और बच्चों के पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये खड़गे साहब, सॉरी, ये फड़के साहब की सख्त चेतावनी थी। अब क्रांतिकारी विचारों को हवा मिलने लगा। इस समय, इससे अच्छा समय कहां था? इसी दरमियान 13 मई 1879 को भूतपूर्व पेशावर के दो महलों में आग लगा दी गई, क्योंकि उन महलों में अंग्रेजों के दफ्तर थे, जिसमें अंग्रेज अफसर रहते थे। वो भूखाला गए हुए थे। आग लगने के बाद अंग्रेजी सरकार में दहशत सी फैल गई। फरके के सर पर जो इनाम की राशि थी उसे बढ़ा दी गई। लंदन टाइम्स ने इसका वर्णन पूरे ब्यौरा के साथ छापा, जिसे पढ़कर अंग्रेज सरकार का दमन चक्र और भी बढ़ गया। 1879 में ब्रिटिश सरकार ने फरके के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए 4000 रुपए के इनाम की घोषणा की। पुणे का एसपी डेनियल, इधर फड़के साहब ने अगले दिन ही घोषणा किया कि डेनियल का जो सर काट कर लाएगा उसे 5000 रुपया का इनाम की मैं दूंगा। खैर, रानाडे को फरके के सहायक होने के संदेह में उनका तबादला पूना कर दिया जाए, पूना से धुलिया कर दिया गया और पूना की जनता पर कड़े निर्देश लगा दिए गए। इतना अंकुश की रात के 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग गया, कोई घर से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी सेना को किसी भी कीमत पर वासुदेव फड़के को पकड़ना था। वासुदेव कहां मानने वाले थे? वासुदेव के लिए यह समय बहुत भयंकर और कष्टमय था। अपने मित्रों के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल भागते रहे। जंगली जानवरों, सांपों के बीच खाने पीने की चिंता छोड़ यह देशभक्त देश में क्रांति के सपने संजोए भटकता रहा। आशा करता रहा कि जल्दी ही वह एक ऐसा सेना का गठन कर लेगा जो अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा ले सकेगी। इन्हीं दिनों फरके के 2 साथी मारे गए। उनका विश्वासी सहायक दौलत राव तो फिरंगियों की गोली से मारा गया, परंतु दूसरा साथी थारे पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अंग्रेजी सरकार ने पुलिस से उसको थाने में सबके सामने जिंदा जला दिया था। अपने 2 विश्वस्त साथियों को खोकर उनका मनोबल टूटने सा लगा था। धन का अभाव भी था। इस कठिन समय तक वह अपने एक मित्र कृष्ण जी पंत गोगाटे के घर पर रुके, किंतु गोगाटे की पत्नी ने यह बात किसी पड़ोसी को बता दी और पड़ोसी ने मेजर डेनियल को खबर कर दी। मेजर डेनियल को फड़के को गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त किया गया था। खबर सुनते ही गोगाटे के घर छापा डालने के लिए चल पड़े, परंतु उनके वहां पहुंचने से पहले ही गोगाटे और वासुदेव निकल भागे थे। काफी समय दोनों छिपते छिपाते आगे बढ़ते रहे, लेकिन अंग्रेजों की फौज भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह भागते भागते गोगाटे भी फड़के से अलग हो गए। इस मातृभूमि संग्राम में गोगाटे के अलग हो जाने पर उस वीर क्रांतिकारी का मनोबल नहीं टूटा।
छिपने के लिए थके हुए फिर उन्हें महाराष्ट्र से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह कुछ समय आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मल्लिकार्जुन के पहाड़ियों में शरण लिया। यहाँ उन्होंने निजाम की सेना के रोहिल्लाओं, अरबों और सिखों की मदद से एक नया विद्रोह संगठित करने के लिए प्रयास किया। हालांकि जब वह एक रात किसी मंदिर में सो रहे थे, वहीं किसी ने धोखे से मेजर डेनियल को खबर कर दिया और मेजर डेनियल उन्हें सोते हुए पकड़ लिया और जुलाई 1879 के दिन मां भारती के सच्चे सपूत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी के लिए जो इनाम घोषित था, हमेशा की तरह भारत के गद्दार भारतीय ही होते हैं। हैदराबाद के निजाम को वो राशि दी जाती है। भारतीयों की गुलामी मानसिकता को देखिए, इससे अच्छा उदाहरण कहाँ मिल सकता है। वहां से गिरफ्तार करके इन्हें पुणे लाया जाता है। 31 अगस्त 1879 को उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। अभियोग थे बगावत, राजद्रोह, डकैती। फड़के से वासुदेव फड़के जी से अंग्रेज इतने ज्यादा नाराज थे और भयभीत थे कि कोई भी वकील उनका मुकदमा लेने के लिए आगे नहीं आना चाहता था। लेकिन काका गणेश वासुदेव जोशी जी के साहस के साथ सामने आए और उनके मित्रों ने ऐसा करने से रोका तो जोशी जी ने मुस्कुरा कर कहा, अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा मुझे भी वासुदेव फड़के के साथ फांसी दे देंगे, इससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते। फड़के ने अदालत में अपने बयान में कहा था, मैं भारत में प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। मैंने डाके डलवाए हैं, परंतु कभी किसी का भी धन हाथ से नहीं छुआ है। मैं दधीची बनना चाहता था जिससे मेरी हड्डियों से भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटा जा सके। मां भारती के इस सपूत को अदालत में दोषी माना और उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दी गई। दहशत देखिए अंग्रेजों के मन में। उन्हें काले पानी की सजा के लिए अफ्रीका के अदन जेल भेजा गया, परंतु 31 अक्टूबर 1880 को वासुदेव फड़के जी जेल से भाग निकले। वह 17 मील तक लगातार भागते रहे उस रेत में, परंतु भाषा से अपरिचित व्यक्ति कब तक और कहां तक छिपा रह सकता है। आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और अंत तक उनके ऊपर अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार होते रहे और अंत में सन 1883 ईस्वी को आज ही के दिन 17 फरवरी को संध्या 6 बजे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह वीर हमेशा के लिए भारत मां के आंचल में सो जाता है। वासुदेव फड़के ने अपने रोजनामचा में एक बार लिखा था कि अंग्रेजी हुकूमत के कारण भारत के हजारों लाखों संतानें भूखे मर रही है। इन शासकों का हर काम बेईमानी से भरा हुआ है, जिससे हमारी जनता समझ नहीं पा रही है। किसी एक भारतीय की तरक्की होती है तो सारे अखबार उसी खबर के सुर्खियों में रंग जाते हैं और सभी यह कहते हैं कि गोरे शासक कितने अच्छे हैं कि कालों को भी सम्मान और उच्च पद दे रहे हैं। आप सोचिए, 1 रुपये में 5 सेर गेहूं मिलने पर भी हम भूखे क्यों हैं? ऐसा कोई नहीं सोचता। वास्तविकता यह थी कि वासुदेव बलवंत फड़के के विचार उस युग को देखते हुए बहुत आगे थे। वासुदेव बलवंत फड़के ही वह प्रथम क्रांतिकारी थे जिनका ध्यान आर्थिक प्रश्नों की ओर भी गया था। वासुदेव बलवंत फड़के कई मायनों में अग्रणी थे, क्योंकि वह पूर्ण स्वतंत्रता की बात करने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। वह देश के पहले क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा लाल बाल गोपाल की तिकरी से भी पहले लोगों को प्रेरित करने और उनके दिलों में देशभक्ति जगाने के लिए सार्वजनिक भाषणों का इस्तेमाल करने वाले पहले नेताओं में से एक थे। और फड़के को अपना आदर्श मानकर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आगे आए हैं।
जिस पे मैं कभी एक और एपिसोड करूँगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सुनाएं। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के जो भारतीय सशस्त्र विद्रोह के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों को जो प्रेरणा प्रदान की है, इसका वर्णन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के देशभक्ति उपन्यास आनंद मठ के में वासुदेव बलवंत फड़के जी का द्वारा अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए देशभक्ति के विभिन्न समकालीन कृत्यों को बहुत अच्छा से वर्णन किया गया है। क्या आज की राजनीति में फड़के जैसा साहसी, वीर और त्यागी मनोवृत्ति